मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कौन बनाता है? सभी को गुड इवनिंग। मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कौन बनाता है? कब बनाता है? मतलब डेली बनाता है या सप्ताह के फर्स्ट वीक में बनाता है या सप्ताह के आखिरी मतलब महीना के आखिरी वीक में बनाता है? मतलब मंथ के स्टार्ट में बनाता है ना, फर्स्ट वीक में बनाता है। अंडरग्राउंड के लिए या ओपन कास्ट के लिए या दोनों माइंस के लिए? अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट या दोनों माइंस के लिए? ओनली अंडरग्राउंड माइंस के लिए। जो मैनेजर होता है ना, प्रत्येक मंथ के पहला वीक में जितना भी मैन पावर कहाँ क्या काम करना है असाइन कर देता है, एक मैन पावर बना देता है कि हाँ, कि बाकी ओवरमैन सरदार जो है ना उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके शिफ्ट वो अपना चलाए। तो ये 249 नंबर रेगुलेशन में है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। 249, ठीक है ना। और कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन कुछ नहीं यार, वो जो है ना पेड़ पौधा उगा दो उसमें, वही बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन हुआ। टेक्निकल हुआ कि उसको अच्छे तरीके से बैकफिल कर दो। अभी वही तो खुला हुआ था रेगुलेशन में, यही तो खोल के रखे हुए थे ना। 246 नंबर रेगुलेशन जो है ना मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का ही है। आज हम लोग है ना 105 नंबर रेगुलेशन से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग आज रेगुलेशन नंबर 123, 24, 25, 125 तक कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मेन था कि लोंगवाल वाले में इतना क्वेश्चन दे दिया है, स्कैम पे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया था, उससे क्वेश्चन छाटने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसके बाद कल का टारगेट रहेगा 124 में, आज रुकेंगे ना 100 मतलब आज 125 में रुकेंगे। कल का टारगेट रहेगा 126 से लेके डस्ट वाले चैप्टर तक का, ठीक है। चंद्रकांत ये सब के लिए वीडियो देख लो। हम तुम लोग को बार बार बताएं कि मैं रिक्लेमेशन का एक वीडियो देख लो ना, उससे अगर क्वेश्चन आने का रहेगा तो बन जाएगा, और आएगा ही क्वेश्चन। तो फिर हमसे अभी पूछो रिहेबिलिटेशन क्या होता है, उसका एक एक मीनिंग मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। अभी हमको कुछ बोल दे तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट मैच ना करे, ठीक है। इसलिए पहले एक बार वीडियो देख लो उसका, क्योंकि जिस दिन पढ़ाए हुए हैं कहाँ से नोट्स वगैरह कुछ भी जुगाड़ करके वो क्लास लिए हुए थे, ठीक है। ईसीएल का उसमें क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस किए हुए हैं। तो रिक्लेमेशन का जो लाइव टेक्निकल कोर्स है ना, फोल्डर जो बना हुआ है उसी में रिक्लेमेशन करके एक फोल्डर है, उसी में रिक्लेमेशन का वीडियो देख लो। क्योंकि रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, ये सारा चीज़ अलग अलग चीज़ है। रिहेबिलिटेशन मतलब वैसे रफली समझना चाहते हो तो क्या है, पुनर्वास जो होता है ना, कि मान लो कोई जहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे क्या है कि आदमी लोग है रह रहा है, गांव बसा हुआ है, तो उसको क्या किया जा रहा है, माइनिंग के कारण उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो वो पूरा टर्म कहलाता है एक तरीके से रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 105 होगा ये, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का है। कि जब सॉफ्ट वाला कंडीशन रहेगा, देखो ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला है, एलुवियम, सॉयल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस, ये सब जरूर याद रखना है, कोल वगैरह जो भी है। तो साइड मतलब बेंच का एंगल क्या रहेगा, एलिमेंट्स ओपन कास्ट माइन सभी को पता है ना, बेंच हाइट क्या होता है, बेंच विड्थ क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है।
बेंच हाइट ये हो गया, बेंच विड्थ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, एक बैंक विड्थ भी होता है, ये क्या हो गया, बैंक विड्थ मतलब सभी को पता होना चाहिए कि बेंच हाइट क्या होता है, बेंच विड्थ क्या होता है, बैंक विड्थ क्या होता है, टो, क्रेस्ट, कट, बेंच फेस एंगल और अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म में आएगा, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, ये सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। एलुवियम सॉइल में हाइट ऑफ द बेंच शेल नॉट एक्सीड, हाइट ऑफ द बेंच शेल नॉट एक्सीड, मान लो ये टर्म नहीं देता, अगर हाइट ऑफ द बेंच तो क्या होता है, 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है। फिर से हम लिख दे रहे हैं साइन के साथ, नॉट मोर देन 1.5 मीटर होता है, लेस देन 1.5 मीटर होता है, या नन होता। क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ नहीं दिया, अगर लेस देन इक्वल टू देते हैं ना, तो ये भी ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम हो जाता है, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है, ठीक है। नॉट मोर देन 1.5 मीटर, इसका मतलब क्या है कि लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर होगा, तो ये दोनों एक तरीके से मैथमेटिकल सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, या ये ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा वो हो जाएगा। फिर से लिख दे रहे हैं, ये मोर देन का साइन है, ये मोर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉट मोर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन, यही साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलुवियम का जो हाइट रहेगा बेंच सेल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, मतलब ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। इन कोल द बेंच ऑफ हाइट इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, कोल के केस में थोड़ा फास्ट बताना यहाँ पे, ठीक है ना सभी लोग, थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि लॉन्गवाल का सर्कुलर थोड़ा देखना है इसलिए। बेंच हाइट कोल के केस में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, यही सब क्वेश्चन सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो वीवीआई है। और कोयला के केस में फिर क्या होगा, जो साइड सेल बी स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग एटलीस्ट डेस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे भी इसका ऑप्शन 57 का 57 का सी हो गया। इन केस ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, बोलते हैं ना सखी पिलर, कि कोई पिलर छोड़ा जा रहा है इन द इन सिटू फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, तो उसका हाइट क्या होना चाहिए पिलर का, 2.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जहां पिलर का हाइट 1.25 से अधिक हो गया, ग्रेटर देन 1.25, तो जो बेस ऑफ पिलर होना चाहिए सो नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया बी नंबर ऑप्शन, सभी को पता है, ठीक है। नो ट्री, लूज स्टोन और डेब्रिस shall be allowed to remain within the distance of डेस मीटर फ्रॉम द एज और साइड ऑफ द एक्सकेवेशन, कि एज और जहाँ पे एक्सकेवेशन किया जा रहा है तो वहां से कितनी दूरी तक कुछ भी लूज मटेरियल, स्टोन, डेब्रिस, बेकार का चीज स्टोर मतलब अलाउ नहीं करेंगे वहां पर रहने के लिए, 3 मीटर तक। और ये इंश्योर करना किसका काम है, ये इंश्योर कौन करेगा, एज पर रेगुलेशन नंबर 48 47 दोनों करेगा, ओवरमैन और माइनिंग सरदार दोनों के जुरिस्डिक्शन में आता है ये चीज, ठीक है। दोनों के जुरिस्डिक्शन में आता है ये, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, दोनों का दिया हुआ है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, या बेंच प्रॉपरली ड्रेस्ड है कि नहीं, तो आसपास में भी लूज स्टोन देखना दोनों का काम है। इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, जहाँ एलुवियल सॉइल वगैरह आ गया, तो यहाँ पे हाइट ऑफ बेंच क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ बेंच शेल नॉट more than the width of the benches not exceeding 3 मीटर, इक्वल टू बूम हाइट ऑफ द मशीन, या नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ क्या आ गया, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, मतलब रेगुलेशन नंबर 6 थी। यहाँ क्या बोलता है कि हाइट ऑफ द बेंच जो होना चाहिए वो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और विड्थ ऑफ द बेंच क्या होना चाहिए, कम से कम, मतलब लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स द बेंच हाइट होना चाहिए। ये चीज सभी लोग ध्यान रखना है। द हाइट ऑफ बेंचेज इन कोल ऑफ ए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। तो कोयला के केस में क्या है, हाइट ऑफ बेंच क्या रहेगा कोयला के केस में, इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, नॉट मोर देन डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकेवेटर। मतलब कोयला के केस में रहे या हार्ड रॉक रहे, तो दोनों केस में क्या दिया हुआ है कि नॉट मोर देन डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर, ठीक है। सुटेबल बेंच हाइट ऑफ द माइन फॉर ए शॉवेल हैविंग बूम हाइट 6.5 मीटर। जब बूम हाइट 6.5 मीटर है, तो बेंच हाइट क्या रख सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। जब बूम हाइट 6.5 मीटर है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी बेंच हाइट बूम हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8.5 वाला कट गया। अब है कि कम से कम उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 6.5 तो रह सकते हैं, अगर कम वाला देखते हैं कि दो ऑप्शन आ गया है, लेकिन क्या हम लोग के यहाँ हो जाएगा बी, कि जो बेंच हाइट होना चाहिए कभी भी डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम रख लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम क्यों रखेंगे हम लोग। मान लो मशीन है कि पूरा काट का पाने में सक्षम है तो कोई दिक्कत, अगर बेंच हाइट हम लोग ज़्यादा रख दिए तो अंडर कट हो जाएगा। अगर बेंच हाइट कम रख दिए, अब मशीन का यहाँ तक पहुँच जा रहा है, तो है कि फिर झूठ मूठ का हम लोग को छोटा बेंच बना के चल रहे हैं, हम लोग नुकसान में एक तरीके से कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है उसके लिए। एक ही को निकालने के लिए हम लोग को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए कि 6.5 मीटर। इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन द हाइट ऑफ बेंचेज इन कोल एंड ओवरबर्डन ऑफ रॉक फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन। जो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है, हाइट ऑफ बेंचेज वो किस पे डिपेंड करता है, डिगिंग हाइट और रीच ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच, विड्थ ऑफ द डंपर, या ऑप्शन डी। अभी यहाँ बहुत लोग फंस हो गए, अभी देखना यहाँ पे। देखो यहाँ हाइट ऑफ बेंच की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, हाइट की, हाइट ऑफ बेंच की। विड्थ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ विड्थ के बारे में नहीं बोल रहा है, हाइट के बारे में बोल रहा है। तो हाइट किस पे डिपेंड करता है, वो तो मैक्सिमम डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकेवेटर पे ही डिपेंड करता है। विड्थ जो डिपेंड करता है वो, मतलब डिगिंग हाइट, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन और विड्थ ऑफ द डंपर, ये विड्थ डिपेंड करता है। हाइट सिर्फ डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर पे डिपेंड करता है। अब चैप्टर कितना है, ये रेगुलेशन नंबर 106 का है यार। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन विड्थ ऑफ द बेंच इन कोल एंड हार्ड ओवरबर्डन सेल बी। अब विड्थ ऑफ द बेंच क्या हो गया, विड्थ ऑफ द बेंच का 3 कंडीशन था, ए बी सी। एक हो गया बेंच हाइट, एक हो गया विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच, 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द डंपर। ये तीनों में से जो ज्यादा होगा वो बेंच विड्थ होगा। तो वही ऑप्शन है ना, वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, डंपर है 3 गुना चौड़ाई डंपर का, हाइट ऑफ द बेंच, तीनों में जो लार्जेस्ट रहेगा वो लार्जेस्ट ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेंच हाइट एंड बेंच विड्थ। देखो एग्जाम में फंसाने के लिए यहाँ क्या कर सकता है कि बेंच हाइट को डब्लू लिख देगा और बेंच विड्थ को एच लिख देगा, ऐसा भी लिख सकता है। तुमको समझना है किससे क्या बोलना चाह रहा है।
ठीक है ना, वो तुम लोग को समझना है। तो क्या रिलेशनशिप है, यहाँ बोल रहे हैं कि बेंच विड्थ और बेंच हाइट में क्या रिलेशनशिप है। तो बेंच विड्थ जो रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू बेंच हाइट रहेगा, ये ऑप्शन कहीं है तो चेक कर लो। या हो सकता है कि बेंच मतलब बेंच विड्थ कभी भी लेस देन बेंच हाइट नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों सही है, तो क्या हो गया, बेंच विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू बेंच हाइट, तो ऑप्शन ए सही हो गया। पैरामीटर गवर्निंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप स्लोप, कौन सा फैक्टर जो पैरामीटर है इफेक्ट करता है जब हम लोग ओबी डंप का डिजाइन करते हैं रेगुलेशन नंबर 108 के तहत। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, ग्राउंड वाटर कंडीशन एंड हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी, सिस्मिक इफेक्ट, मेथड ऑफ माइनिंग, या ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या होगा, ये तो आएगा ही, साथ में ग्राउंड वाटर कंडीशन क्या है, कि कहीं अंदर में पानी बह रहा है उसके ऊपर अगर हम लोग डंप वगैरह को भी डंप बना दिए तो उसका भी खतरा है। सिस्मिक इफेक्ट, जब हम लोग ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो उसके कारण जो वेव जनरेशन होता है तो उसका भी इफेक्ट होता है। मेथड ऑफ माइनिंग, 70 का डी बोल रहे हो ना, ठीक है, 69 का ही हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी कंसीडर्ड फॉर ए डिजाइन पीट बेंच, जो लॉन्ग लास्टिंग बेंच या परमानेंट जो होता है, लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट टाइप का, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, मतलब 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था, वो लॉन्ग लास्टिंग हो गया। कोई शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट कम ड्यूरेशन के लिए लास्ट करना है, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना से कम नहीं होना चाहिए, 1.3 से कम नहीं होना चाहिए। और वैसे जनरल केस में कब स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी क्या कंडीशन है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 रहेगा। किस कंडीशन में स्लोप अपना सेफ रहेगा, मोर देन 1 में। ये जनरल केस है कि कहीं भी अगर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और बाकी ये डाटा शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना, ये सर्कुलर का चीज है जो इम्पोर्टेंट है। रिक्लेमेशन जो दिया हुआ है 107 नंबर रेगुलेशन में, इसका मतलब क्या होता है, फिलिंग ऑफ void, reclamation by backfilling only, dumping by waste material, reclamation by backfilling और by any other means, मतलब 71 का डी हो गया। फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि फिलिंग अप द void, फिलिंग अप ऑफ द void इन ओपन कास्ट माइंस इज नॉन एज, ओबी रिमूवल बोलेंगे नहीं, ट्रेंचिंग बोलेंगे नहीं, साल्वेजिंग बोलेंगे नहीं, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन होगा ही नहीं, मतलब 72 का डी। 70 का 1.5, 1.5, 70 का जो भी बहुत लोगों के लिए नया होगा 70, तो इसका 1.5 है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 1.3 से ज्यादा होना चाहिए, और जनरल केस में 1 पॉइंट मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। स्लोप ऑफ स्पॉइल और भी डंप इन जनरल सेल नॉट एक्सीड, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए हो गया। स्लोप ऑफ ओवरबर्डन डंप, ये किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन बाय द नेचुरल एंगल ऑफ द रिपोज ऑफ द ओबी डंप, या नॉट मोर देन 37.5 डिग्री, या स्टीपर देन 37.5 डिग्री, इफ रिकमेंडेड बाय साइंटिफिक एजेंसी एंड साइंटिफिक स्टडी। मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, तीनों सही है। कि नेचुरल मान लो अगर 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज है कि 40-45 दे रहा है, कि वहां तक एंगल बन जा रहा है, या साइंटिफिक स्टडी करवाया हुआ है, बोल रहा है कि नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सकती है। ए बी सी तीनों सही है, ये डी हो गया। ओवरऑल एंगल क्या होगा? जब बेंच हाइट 30 मीटर से अधिक होते जाएगा तो हम लोग बेंचिंग बना के चलेंगे, तो ओवरऑल जो अल्टीमेट पिट स्लोप होगा क्या होगा वो 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल। तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे टेन थीटा तो निकाल सकते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/1.5, ये थीटा हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 76 का? अगर स्पॉइल बैंक एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट, तो इट shall be bent so that no bench exceeds 30 मीटर in height and the overall slope angle shall not exceed 1 vertical to 1.5 horizontal। और 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल को तरह तरह लिख सकता है, 3/2 लिख सकता है, या इसी को लिख सकता है 2 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल भी लिख सकता है, सब सेम है। 2 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल भी सेम है। क्या किया है, इसको डबल कर दिया तो वो भी डबल हो जाएगा। इसका ऑप्शन 30-30 हो गया। The top of a spoil bank shall not located to any point within decimeter of a railway or public road not belonging to the owner। ये भी रेगुलेशन नंबर वही रिकल में स्पॉइल टर्म का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर। एनी एक्टिव, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी 100 मीटर हो गया। हाँ, 80 नंबर क्वेश्चन बताओ, कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल कौन फ्रेम करेगा? जो रेगुलेशन नंबर 109 में है ट्रांसपोर्ट रूल, ये कौन फ्रेम करेगा? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ओनर, एजेंट, या ऑल ऑफ देम। ये सिर्फ मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रांसपोर्ट रूल फ्रेम करेगा। किस बेसिस पे फ्रेम करेगा? साइज एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि साइज एंड कैपेसिटी के बेसिस पे वो ट्रांसपोर्ट रूल फ्रेम करेगा। और इसका एक कॉपी ट्रांसपोर्ट रूल का मैनेजर क्या करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर के पास सेंड कर देगा। और जो 110 में दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 110, 110 नंबर रेगुलेशन ही में क्या दिया हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है? सीओपी, कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो कोड, हाँ, साइज एंड कैपेसिटी एंड जो भी है प्रिवेलिंग लोकल कंडीशन दोनों भी दिया हुआ है। प्रिवेलिंग और वहाँ की स्थिति क्या है, ठीक है, लोकल कंडीशन क्या है ग्राउंड का, वो सारा फैक्टर पे डिपेंड, मतलब ये तीनों पे डिपेंड करता है। जो सीओपी है, तो यहाँ पे क्या आता है, साइज कैपेसिटी तो रहेगा ही, साइज कैपेसिटी। यहाँ एक चीज आ जाता है सिर्फ टाइप, क्योंकि सीओपी क्या है, सॉवेल के लिए बनाना है, डंपर के लिए बनाना है, ग्रेडर के लिए बनाना है, डोजर के लिए बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपना होल रोड बनाना है, रोड ही बनाना है। तो रोड में क्या कर रहे हैं, टाइप नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइप ले रहे हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन कुछ है, वो क्वेश्चन यहाँ मिसिंग है लग रहा है, 90 डेज का कुछ है ना। ठीक है, 1 मिनट, हम 90 डेज वाला सिर्फ फिगर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, छूट जाएगा नहीं तो। इतना इतना डाटा दे के रखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। कोड ऑफ प्रैक्टिस में भी देखो कहीं तो होगा दिया हुआ। दूसरा नंबर में देखो यहाँ दिया हुआ है, पेन चेंज कर लेते हैं। इन माइंस वेयर सच मशीनरी are already in use or operation in practice, the said code of practice shall be framed and enforced within 90 days from the date of coming to the force of this regulation।
ठीक है, कि अगर मान लो ये सीएमआर आया है तो 2017 में आया है, कोई मशीनरी पहले से यूज हो रहा है, सीएमआर आया है, तो सीएमआर आने के मतलब एक तरीके से ये हो गया है कि मशीनरी ऑलरेडी यूज हो रहा है, सीओपी का प्रावधान नहीं था, सीओपी नया वाला में शामिल किया गया है। तो जैसे आया है रेगुलेशन, तो 90 डेज के अंदर क्या करना है, फ्रेम करके इन्फोर्स कर देना है सीओपी। और यहाँ पे क्या है कि ओनर एजेंट एंड मैनेजर और मैनेजर ऑफ एवरी माइन क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा कॉपीज कोड ऑफ प्रैक्टिस किसको, कंसर्न ऑफिशियल और पर्सन को। सीओपी का कॉपी यहाँ कौन हैंड ओवर करेगा, देखो दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ओनर एजेंट मैनेजर, ये कॉपी जो रहेगा सीओपी का वो हैंड ओवर करेगा कंसर्न ऑफिशियल एंड पर्सन्स को। लेकिन लेकिन 109 नंबर में देखो, 109 नंबर में सिर्फ लिखा हुआ है मैनेजर, कि मैनेजर सेल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल टू द ऑल ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स एंड ऑफिशियल कंसर्न। तो ये थोड़ा देखो डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी वही है कि जहाँ पे ऑलरेडी मशीनरी चल रहा था, ट्रांसपोर्ट रूल 2017 रेगुलेशन आया हुआ है, उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट रूल बनाने का प्रावधान आया हुआ है, तो क्या करना है, 90 डेज के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूल फ्रेम करके उसको इन्फोर्स कर देना है। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। मैनेजर हैंड ओवर करेगा, और मैनेजर जिसको हैंड ओवर करेगा, मान लो मैनेजर क्या कर रहा है, ऑपरेटर ड्राइवर ऑफिशियल को हैंड ओवर कर दिया है ट्रांसपोर्ट रूल का कॉपी। अब जिम्मेवारी किसका बनता है, मैनेजर और ऑफिशियल का जिम्मेवारी बनता है कि उसका इफेक्टिव कंप्लायंस हो, मतलब माइंस में ये जो ट्रांसपोर्ट रूल बना दिया गया है इसका फॉलो हो, यही फॉलो करके मतलब यही ट्रांसपोर्ट रूल को के अकॉर्डिंग माइंस में जो भी मशीन चलेगा, मतलब रोड पे चलेगा, वो इसी ट्रांसपोर्ट रूल का यूज करके, उसमें दिया हुआ है ओवरटेक का दिया हुआ है, स्पीड क्या होना चाहिए, वो सारा चीज दिया हुआ है। इसलिए जो बोला जाता है ना कि डंपर का फिर स्पीड क्या होगा, जो क्वेश्चन आ जाता है कि डंपर का स्पीड क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है, माइंड टू माइंड पे भी डिपेंड कर जाता है वो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रूल के अंदर आ गया है, ये जिम्मेवारी मैनेजर को मिल गया है। तो ये चीज डिपेंड कर जाता है मैनेजर क्या रख रहा है अपने माइंस के लिए। तो ये सब क्वेश्चन अब के टाइम में क्या है कि पूछना नहीं चाहिए, आउटडेटेड हो गया है ये सब क्वेश्चन की स्पीड क्या रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसको थोड़ी पता है, वो थोड़ी पढ़ रहा है रेगुलेशन को इतना ध्यान से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ओनर एजेंट मैनेजर का जिम्मेवारी बनता है सीओपी में, और वहां पे सिर्फ जिम्मेवारी बनता है मैनेजर का। ये क्वेश्चन तुम लोग बताए हुए थे ना कि लोड्स इन व्हीकल प्लाइंग इन ओपन कास्ट कोल माइन हैविंग एन ओवरहैंग इन एक्सेस ऑफ, एक दिखाए थे ऐसा करके, एक ट्रक था जिसके अंदर ओवरहैंग किया हुआ था, और यहाँ से रेड कप रेड क्लॉथ लगा दिया था ना, लाल कलर। ठीक, कितना ओवरहैंग था, अगर ओवरहैंग, अदिल 1 मीटर कहाँ पड़े हो, ओवरहैंग अगर 1.2 मीटर से ज्यादा था तो क्या करेगा, उसको क्लियरली मार्क कर दिया जाएगा, यहाँ पे लाल रेड फ्लैग लगा दिया जाएगा, रात के टाइम में क्या करेगा, रेड लाइट यूज किया जाएगा। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी मशीनरी और न्यू ऑपरेशन इन ए माइन, सीओपी के बारे में बात कर रहा है, तो कौन फ्रेम करेगा सीओपी को, इंजीनियर, मैनेजर। क्योंकि यहाँ इंजीनियर से आ लड़का, अगर इंजीनियर देगा ऑप्शन तो लड़का लोग कंफ्यूज कर जाएगा कि सीओपी मतलब मशीनरी से रिलेटेड है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैनेजर है सबका, फ्रेम करने का जिम्मेवारी मैनेजर करने का, मैनेजर का है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। अब आ जाओ डेवलपमेंट वर्क रेगुलेशन नंबर 111, जो वीवीआई है, कि मतलब क्या है, किसी भी केस में हाइट
कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, विड्थ कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, बताओ। यही क्वेश्चन आता है बहुत बार कि नो गैलरी इन ए सीम और सेक्शन सेल एक्सीड एट लीस्ट इतना मीटर इन हाइट और इतना मीटर इन विड्थ। क्या हो जाएगा कि हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विड्थ 4.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। विड्थ का क्या डाटा है, अब देखो हाइट क्या दे देगा, 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन है। और विड्थ क्या है, 4.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नो गैलरी इन ए सीम और सेक्शन सेल एक्सीड एटलीस्ट 4.8 मीटर इन विड्थ। मैक्सिमम गैलरी विड्थ एज पर CMR 2017 कि CMR 2017 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम गैलरी विड्थ क्या है,